काज़मी फैमिली, टूटे बिखरे ख़ानदान की दास्तानें। पहला चैप्टर, बस एक नज़र करम। 19 साल का साल रज़ा काज़मी और तबशीरा की ज़िंदगी का वो संगे मील था जहाँ से मोहब्बत की एक नई मसाफत का आगाज़ हुआ। रज़ा पाक फ़ज़ाइया की नीली वर्दी में मलबूस, आसमानों की वुसअतों को तस्ख़ीर करने वाला एक पुरजोश पायलट, जिसकी आंखों में अकाबी तेज़ी थी, मगर जब वो 19 साला तबशीरा के सामने आता तो उसकी तमाम तर तंदी ठहराव में बदल जाती। तबशीरा, जो उस वक्त महज एक ख्वाबनाक सी लड़की थी, इल्म की प्यास और सलीकामंदी का पैकर थी। कहते हैं मोहब्बत जब कमाल को पहुंचती है तो मौजिज़े जन्म लेते हैं। रज़ा और तबशीरा के दरमियान वो उनसियत थी कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। रज़ा के लिए तबशीरा सिर्फ उसकी शरीके हयात नहीं, उसका कुल असासा थी। 5 बच्चों की माँ बनने के बाद भी तबशीरा के मुखड़े पर वही कवारापन और शोखी रक्स करती थी, जिसे देखकर रज़ा आज भी ठिठक कर रह जाता। उसे देखकर कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि इस मासूम सरापे के पीछे 5 बच्चों की तरबियत का हिमालय जैसा अज़्म छुपा है। कुदरत ने अपनी फ़याज़ी का आगाज़ जुड़वां खुशियों से किया। 1990 की एक सर्द सुबह रज़ा के आंगन में 2 सुतूनों ने एक साथ आंख खोली, एहसन रज़ा और अहमद रज़ा। एक ही वक्त में पैदा होने वाले इन 2 वजूदों ने घर को कहकहों से भर दिया। एहसन, जो आज ख़ानदान का सुतून है, और अहमद, जो उन्हीं रास्तों पर चलते चलते कहीं अपने अलग मुकाम को जा पहुंचा था, जिसका तज़किरा आज भी काज़मी हवेली में बेकुवक्त काबिल फ़ख्र और अफसरदगी का बायस है। 3 साल बाद घर में पहली बार नन्ही पाजेबों की छन छन सुनाई दी। ज़ुनैरा रज़ा की आमद ने तबशीरा को एक सहेली और रज़ा को एक ऐसी बेटी दे दी जो पूरे घर की लाडली बनी। तबशीरा ने ज़ुनैरा को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उसे अपने ही हुस्न और सलीके का अक्स बना दिया। आज ज़ुनैरा ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में अपने शौहर और बच्चों के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही है, जहां वो एक कामयाब ऑर्थोपीडिक यानी हड्डियों की डॉक्टर के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। वो अपनी माँ की तरह एक शफीक और सलीका शुआर माँ भी है, लेकिन वक्त पड़ने पर उसके लहजे में अपने बाप जैसी सख्त जानी और उसूल पसंदी भी झलकती है। वो अपने माँ बाप के लगाए हुए उस शजर का वो फल है जिसने साबित किया कि मोहब्बत और नज़्मो ज़ब्त की परवरिश इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। फिर बारी आई शहरम रज़ा की, वो बच्चा जिसकी पेशानी पर शराफत और आंखों में अज़्म समीम लिखा था। शहरम अभी बमुश्किल 1 बरस का हुआ था जब रज़ा की इंग्लैंड में ट्रेनिंग का बुलावा आ गया। रज़ा, जो अपनी बीवी और बच्चों को अपनी जान का हिस्सा समझता था, उन्हें तन्हा छोड़ने का तसव्वुर भी न कर सका। चुनाचे ये पूरा काफिला 7 समंदर पार कूच कर गया। सदी बदली तो काज़मी फैमिली की आखिरी और सबसे छोटी बहार महविश रज़ा ने इंग्लैंड की सरजमीन पर जन्म लिया। 2000 का साल इस ख़ानदान के लिए तकमील का साल था। महविश की हरी आंखों और सुनहरी रंगत ने परदेस में बसे इस पाकिस्तानी घराने को खुशियों का वो तोहफा दिया जिसने 5 बच्चों के इस खूबसूरत दायरे को मुकम्मल कर दिया। हैदराबाद की इस पुरशिको हवेली के दरो दीवार आज भी रज़ा काज़मी और तबशीरा की मोहब्बत की गवाही देते थे। ये सिर्फ एक मकान नहीं, एक ख्वाब था जिसे इस जोड़े ने 1989 से बुनना शुरू किया था। इसके वसी आंगन में 5 बच्चों की किलकारियां गूंजी थीं, मगर अब वहां सिर्फ यादों का पहरा था। तबशीरा और रज़ा अब भी उसी मिट्टी का हिस्सा थे, घर के पिछले हिस्से में खामोशी से मदफून, जैसे वो अपने जीते जी बसाए इस नगर को कभी तन्हा नहीं छोड़ना चाहते थे। एहसन रज़ा काज़मी अपनी 6 फुट 3 इंच की कदावर शख्सियत और रोबदार सरापे के साथ अपनी माँ की पुरानी डायरी के वरक उलट रहा था। उसका गोल चेहरा दादा की वजाहत और हरी आंखें माँ की ममता का अक्स थीं। डायरी के बीच एक तस्वीर ने उसके हाथ रोक दिए। ये वो अक्स था जो उसे आईने में नजर आता था, मगर वो एहसन नहीं, अहमद था। 5 साल कबल अहमद ने 40 जिंदगियों के चिराग रोशन रखने के लिए अपनी जिंदगी की शमा गुल कर दी थी। वो भी कैप्टन था, मगर वो इस मकाम पर जा पहुंचा जहां पहुंचने की तड़प एहसन के अंदर एक मुस्तकिल कसक बन चुकी थी। बचपन से हर मैदान में अहमद को पछाड़ने वाला एहसन शहादत के इस आखिरी मुकाबले में अपने जुड़वां भाई से हार गया था। वो मेजर तो बन गया, पर वो फातिह न बन सका जो अहमद बनकर अमर हो गया। भाई, आप मामा के कमरे में क्या कर रहे हैं? पीछे से महविश की आवाज आई।
احسن نے تیزی سے آنکھ کے گوشے میں ٹھہرا ایک آنسو صاف کیا اور ڈائری کو اسی سلیقے سے دراز میں رکھ دیا جہاں تبشیرہ رکھا کرتی تھی۔ کچھ نہیں مہوش، بس پرانی یادیں تازہ کر رہا تھا۔ 27 سالہ مہوش، جو میلبرن آسٹریلیا سے 2 ماہ کی چھٹیوں پر آئی تھی، حویلی کے ماحول میں ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح تھی۔ 5 فٹ 7.5 انچ قد، 7واں نقوش اور وہ مخصوص لیڈی ڈائنا کٹ بال اس کی شخصیت کو ایک منفرد وقار دیتے تھے۔ اس کی ہری آنکھیں، جن میں خوشی، غم، شرارت اور بیزاری کے تاثرات تھے، جن میں ذہانت اور تجسس رقص کرتا تھا، ہلکا سا سانولا رنگ اس کی خوبصورتی کو مزید پرکشش بناتا۔ وہ جب بولتی تو اس کے لہجے میں ایک ایروناٹیکل انجینئر والی نپی تلی خود اعتمادی جھلک تھی۔ کیا کام ہے مہوش؟ احسن نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چھوٹی بہن سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں کوئی انکہی بات لرز رہی تھی۔ مہوش نے جھجکتے ہوئے قدم بڑھائے۔ کام تو ہے بھائی، پر پتہ نہیں یہ صحیح وقت ہے بھی یا نہیں، شاید میری بات آپ کو غصہ دلا دے۔ احسن کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ اچھا، ایسی کیا بات ہے؟ مجھے درِ شہوار کے بارے میں بات کرنی ہے، مہوش نے دبی آواز میں کہا۔ اسی حویلی کے ایک دوسرے کمرے میں احسن کی بیوی در شہوار مقیم تھی۔ 32 سالہ در شہوار، جو آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں پروفیسر تھی، حسن اور علم کا حسین امتزاج تھی۔ 5 فٹ 6 انچ قد، گوری دودھ سی رنگت اور وہ گہری نیلی آنکھیں جو جھیل جیسی خاموش مگر پراسرار تھیں۔ اس کا سراپا ایک خاص ٹھہراؤ کا حامل تھا، مگر اس ٹھہراؤ کے پیچھے ایک دکھ تھا کہ 8 سالوں سے وہ اور احسن الگ تھے۔ یہ مہوش کی آمد ہی تھی جس نے اس ویران حویلی میں زندگی کی رمق پیدا کی تھی، ورنہ احسن اور درشہوار تو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی 2 الگ جزیروں کے باسی تھے۔ ان کے درمیان نکاح کا کاغذ تو موجود تھا، مگر دلوں کے درمیان دیواریں چین سے بھی اونچی ایک اجنبیت حائل تھی۔ 8 سال سے وہ ایک دوسرے کے لیے صرف اجنبی تھے، جنہیں اب تقدیر ایک بار پھر حیدرآباد کے اس آبائی گھر میں آمنے سامنے لے آئی تھی۔ احسن نے بے اختیار اپنا ہاتھ سر پر مارا، جیسے کوئی پرانا زخم دکھ اٹھا ہو۔ مہوش نے فوراً پوچھا، بھائی، کیا میں اس موضوع پر بات کر سکتی ہوں؟ پتہ نہیں، پر پہلے مجھے ایک کڑک چائے کا کپ پلاؤ، پھر سکون سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ احسن یہ کہہ کر لیونگ روم کے ایل شیپ صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد مہوش چائے کی ٹرے لیے داخل ہوئی۔ چائے کی بھاپ اڑتی پیالی احسن کے سامنے پڑی تھی، مگر اس کی نظریں کہیں دور بھٹک رہی تھیں۔ وہ یہاں کیا کر رہی ہے بھائی؟ مہوش نے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے، درِ شہوار یہاں کیوں آئی ہے؟ احسن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، وہ اپنے کسی سہیلی کی شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئی ہوئی ہے۔ عجیب اتفاق ہے نا، شادی بھی اسی شہر میں ہے اور وہ یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ مجھے اس کی موجودگی یہاں ایک پل کے لیے بھی پسند نہیں ہے، مہوش نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ فکر مت کرو، اس نے کہا ہے کہ جیسے ہی شادی کی تقریبات ختم ہوں گی وہ چلی جائے گی۔ احسن نے اسے تسلی دی، مگر مہوش مطمئن نہ ہوئی۔ لیکن تم اسے اتنا ناپسند کیوں کرتی ہو؟ احسن نے تجسس اور شرارت میں سے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں بھائی، آپ اس رشتے کو محض ایک بوجھ کی طرح گھسیٹ رہے ہیں۔ اگر وہ آپ کی حقیقی بیوی ہوتی تو شاید مجھے عزیز ہوتی، پر 8 سال سے آپ اس کاغذی نکاح کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ کی ایک ایسی شریک حیات ہو جو آپ سے محبت کرے، آپ کے بچے ہوں، مجھے پھوپھو بننا ہے۔ مہوش کی معصومانہ ضد پر احسن کا ایک بے ساختہ قہقہا بلند ہوا، جس میں کرب بھی چھپا تھا۔ ہو سکتا ہے تمہاری یہ خواہش جلد پوری ہو جائے۔ سچ کہوں تو میں خود اس بے معنی رشتے سے تنگ آ چکا ہوں۔ اب یا تو آر ہوگا یا پار۔ بس وہ ایک وعدہ ہے جس نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ احسن کی سوچیں 8 سال پیچھے اس کردو کی برف پوش چوٹیوں کی طرف اڑ گئیں۔ وہ اپنی ڈیوٹی پر تعینات تھا جب ماں تبھی شرا کا فون آیا۔ لہجے کی اضطراب نے اسے فوراً حیدرآباد پہنچنے پر مجبور کر دیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو تبشیرہ کی حالت غیر تھی۔ وہ پریشانی میں اپنے ہاتھ مل رہی تھیں۔ کیا ہوا مما؟ اتنی ایمرجنسی کیوں تھی؟ احسن نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ بیٹا، کیا تم میرا ایک کام کرو گے؟ تبشیرہ نے اس طرح پوچھا جیسے وہ اس سے اس کی زندگی مانگ رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں نم تھیں۔ تم میری دوست فروا کو جانتے ہو نا، وہ جو آرمی میں ڈاکٹر تھی؟ جی مما، وہ گائنیکالوجسٹ، کیا ہوا انہیں؟ وہ شہید ہو گئی ہیں۔ تبشیرہ کی آواز بھر آئی۔ انہوں نے کسی حساس معلومات کو دشمن کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو ہتھیار بندوں نے انہیں نشانہ بنا دیا۔
वो अपनी फ़र्ज शनासी की भेंट चढ़ गईं, पर मरने से पहले मेरे नाम एक ख़त छोड़ गईं, जो मुझे उसी दिन मिला जब मैंने तुम्हें बुलाया। तब शीरा ने हिचकिचाते हुए एहसन का हाथ थामा। बेटा, मैंने उनसे एक वादा किया था, एक ऐसा अहद जिसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने कहा था कि अगर उम्मे फरवा को कुछ हुआ तो उसकी बेटी मेरी बहू बनेगी। एहसन को जैसे सांप सूंघ गया। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? वो फटी आंखों से अपनी आज भी जवान दिखती मगर परेशान और आंसुओं में डूबी माँ को देख रहा था। बेटा, दर शहवार का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। उसका बाप बरसों पहले गुजर चुका है। सौतेला भाई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। अगर तुमने उससे निकाह ना किया तो उसके लालची रिश्तेदार उसे किसी ऐसे शख्स के पल्ले बांध देंगे जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मैं जानती हूँ मैं तुम पर यह रिश्ता मुसल्लत कर रही हूँ। तुम हमेशा अपनी पसंद की शादी करना चाहते थे, पर मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी शहीद दोस्त को दिया हुआ कॉल नहीं तोड़ सकती। लेकिन मैं ही क्यों? अहमर भी तो ये कर सकता है। एहसन ने आखिरी कोशिश के तौर पर अपने जुड़वा भाई का नाम लिया। और जिस तरह की तफसीलात आप बता रही हैं, शहरम भी को इस लड़की से शादी कर सकता है। वो भी तो फौज में है, जिम्मेदारी उठा सकता है। तबशीरा बेगम की नज़रें कुछ देर कमरे की दीवारों पर भटकती रहीं, जैसे वो अपने दिल को इस फैसले के लिए मजबूत कर रही हों। फिर उन्होंने नज़रें अपने बड़े बेटे से मिलाईं, जिनमें एक अजीब सी इल्तिजा थी। पहली बात तो ये कि अहमर इस वक्त तुर्की में ट्रेनिंग पर गया हुआ है, उन्होंने धीमे मगर काटदार लहजे में कहा। जब तक वो वापस आएगा बहुत देर हो चुकी होगी। वो लोग इसका निकाह कहीं और कर देंगे। और रही बात शहरम की, तो वो किसी और को पसंद करता है। हम उसका रिश्ता भेज चुके हैं। ये अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ रिश्ता भेजा हो और दूसरी तरफ उसका निकाह करवा दें। देखो बेटा, अभी तुम सिर्फ निकाह कर लो। तबशीरा बेगम अब उसे बहला रही थीं। इसे इस घर ले आओ, तुम दोनों अलग अलग कमरों में रहना। जब तुम्हें लगे कि तुम एक दूसरे के साथ रहने के लिए राज़ी हो, तब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना। लड़की बहुत अच्छी है, MSc केमिस्ट्री है, सुलझे हुए ख़ानदान से है। मुझसे वादा करो एहसन, तुम मेरी मरने वाली दोस्त की बेटी को बचा लोगे। अहसन की खामोशी उसके अंदर उठने वाले तूफान का पता दे रही थी, मगर माँ की ममता के सामने उसके तमाम तर दिफा ढेर हो चुके थे। ना चाहते हुए भी उसे वो दो काम करने पड़े जिनके लिए वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार ना था। वो वादा जो उसे 8 साल तक जंजीर बना रहा, और वो निकाह जो महज एक कागज़ी रिश्ता बनकर रह गया। तवील अरसा बीत चुका था, मगर हवेली की दीवारों ने उन दोनों के दरमियान कभी कुर्बत की दस्तक नहीं सुनी थी। तबशीरा बेगम तो अपने बेटे को इस अनजाने रिश्ते की जंजीर पहनाकर 6 माह बाद ही खालिक़े हकीकी से जा मिली, मगर एहसन इस खामोश कैद का अबदी कैदी बनकर रह गया। उसी लम्हे हवेली के भारी सदर दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई। दरशहवार अंदर दाखिल हुई। उसके दोनों हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। वो सर झुकाए लिविंग रूम से गुजरकर अपने उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जो एहसन के कमरे के बिल्कुल पहलू में था। कहाँ से आती हो, कहाँ जाती हो, कुछ पता ही नहीं होता। महविश ने सोफे पर बैठे बैठे ही एक जहरीला तीर छोड़ा। दरशहवार के कदम एक लम्हे को थमे। उसने खामोशी से एक नज़र महविश पर डाली और फिर अपने कमरे का ताला खोलने लगी। उसकी खामोशी महविश को मज़ीद मुश्तइल कर गई। दरशहवार के कदम एक लम्हे को थमे। उसने खामोशी से एक नज़र महविश पर डाली और फिर अपने कमरे का ताला खोलने लगी। उसकी खामोशी महविश को मज़ीद मुश्तइल कर गई। पता नहीं मम्मा ने इस घर को लावारिसों का रिजॉर्ट बनाने का क्यों सोचा था। महविश ने एक और तीखा जुमला फिजा में उछाला। दरशहवार ने मुड़कर पलटकर कोई जवाब न दिया, बस कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होकर उसे लॉक कर दिया। अंदर से कुंडी लगने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दी। कमरे की तन्हाई में कदम रखते ही दरशहवार की हिम्मत जवाब दे गई। उसने शॉपिंग बैग्स फर्श पर पटखे और अपना सर पकड़कर सिंगल सीटर सोफे पर ढेर हो गई। उसकी नीली आंखों से ज़ब्त के तमाम बंधन टूट गए और आंसू बेख्तियार गालों पर बहने लगे।